Yes, good morning. This screen is visible to you all. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Kaushiki. So is my video on? No, your video is not on. Oh, thank God. Okay. Because Yes, there is no option of like I cannot see the red thing. It's white in color, so I was confused. okay. Here I can miss. I can send the webcam request, but I cannot disable. Yes, I can unmute you all here, and I can mute you all also from here. यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, सारा चीज ठीक तो दिख रहा है। एंड इसमें रिकॉर्डिंग होगा, आपका ऐप में रहेगा, ये जो लेक्चर्स होंगे तो आप लोग वहां से एक्सेस कर पाएंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेहा, आई एम अनेबल टू डाउनलोड GoToMeeting ऐप। ओके, सो हम लोग अभी तक पढ़े थे जीडीपी, जीएनपी, जस्ट ओके, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, है ना। We have seen these things and we have also seen this how value had been added on each of the step, कैसे वैल्यू का एडिशन हो रहा है, और हर एक एडिशन पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग क्रिएटेड। हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी स्टेप पे एक एक वैल्यू एडिशन क्रिएट होते जा रहा था, तो हम लोग बोल रहे थे कि हमारे जीडीपी में कुछ एडिशन हो रहा है। रीजन क्या है कि पहले हम लोग जीडीपी को जो कंपैरिजन करते थे, या जीडीपी का पैरामीटर था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स एंड वैल्यूज, गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the boundary of the country within an year. Now जो जीडीपी को अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं या कंसिडर करने वाले हैं, वो जीडीपी को जीवीए की बेसिस पे कंसिडर करने वाले हैं। इसका रीजन यही है कि जीडीपी सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अगर वो एक्यूमुलेट करके वो उसका वैल्यू निकालता, तो वो मल्टीप्लीकेशन होता था। हम लोगों ने देखा एग्जांपल ऑफ द व्हीट के साथ व्हीट फ्लोर का, उसके बाद ब्रेड का देखा, ब्रेड के बाद सैंडविच का देखा। तो हम लोगों ने देखा ऑल द टाइम सेम चीज, सेम प्रोडक्ट्स को हम लोग मल्टीपल टाइम्स ऐड कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हर एक स्टेज पे उस रॉ मटेरियल्स को हटा दिया जो रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी पुराने जीडीपी में इंक्लूडेड था। तो हम लोग ओनली वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अगर समझना है जीडीपी को, तो हम लोगों को वैल्यू एडिशन को समझना पड़ेगा। और अगर वैल्यू एडिशन समझ आएगा तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स भी समझ आएगा। वैट, जब हम लोग टैक्स पढ़ेंगे तो टैक्स भी आपको समझ आएगा। आप लोगों का अगला लेक्चर जो अपलोड होने वाला है वो टैक्स पे हो जाएगा, तो वो टैक्स वाला अपना चलता रहेगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। उसके लिए कोई बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आप देखोगे कि कैसे वैट से जीएसटी पे आए हम लोग, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, तो उसका एक लेक्चर्स है जो कि शायद आजकल में अपलोड हो जाएगा। एंड ये जो जीवीए वाला जो फैक्टर है, जीवीए फैक्टर में हम लोगों को अगेन वही चीजें आएंगी कि फैक्टर जो फैक्टर का जो कॉस्ट होता है, फिर इसके बाद उसका एक्स फैक्टरी जो कॉस्ट होता है, फिर जो मार्केट में जो प्राइस होता है, ये चीजें इसमें भी आएंगी। जैसे आते हैं, अगर मैं वही पूछूं जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट में वही सारे चार फैक्टर्स होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यही चारों फैक्टर्स अवेलेबल होंगे, और उसी में जो भी वैल्यू एडिशन के लिए जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसे क्या हुआ, जैसे व्हीट से व्हीट फ्लोर बनाने के लिए, सपोज एक व्हीट फ्लोर का पैकेट है, इस व्हीट फ्लोर को बनाने के लिए जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लगा होगा, ये लोग अपना अपना पैसा लेके जाएंगे, है ना। लैंड वाले को रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेज देना पड़ेगा, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा, एंड आपका कौन सा हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। ये चारों चीजें आपकी रहेंगी वैल्यू एडिशन में भी। बट यहाँ पे ये जो चारों को हम लोग नाम देते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यहाँ पे इसको कुछ अलग नाम से देते हैं। जैसे क्या है, जीवीए को अगर हम लोग को निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस हम लोग को देखना है। और जीवीए एट बेसिक प्राइस को अगर समझना है, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस में क्या क्या चीज इंक्लूड होना चाहिए,
पहला चीज जो हम लोग वेजेस देते हैं, कंपनसेशन, या एम्प्लॉयज को जो भी हम लोग सैलरी देते हैं, तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये सी टर्म यूज किया गया है वेजेस के लिए। देन ऑपरेटिंग सरप्लस, ये प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। मिक्स्ड इनकम, इसमें जितने लोगों का इनकम इन्वॉल्व होता है, एंड मिक्स्ड इनकम के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, सीएफसी, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल जितना लगा है, मतलब हमारा कैपिटल कितना लगा है। तो हम लोग ने वैल्यू एडिशन के लिए, हर एक वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या चीजें लगती है, उसको हम लोग जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट में डाल सकते हैं। और जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट में जब भी सब्सिडी को हटाएंगे और उसको टैक्स को इंक्लूड करेंगे, तो हमारा बन जाता है जीवीए एट बेसिक प्राइस, है ना, एज यूजुअल। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला इसलिए दिख रहा है क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच हैज बीन इंक्लूडेड, और उसका नाम चेंज हो गया है जस्ट। यस, तो हम लोग अभी तक समझे, किसी का भी फैक्टर प्राइस में हम लोग सब्सिडी और टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद वो फैक्ट्री प्राइस नहीं रह के वो बाहर का प्राइस बन जाता है, मार्केट प्राइस बन सकता है। मार्केट प्राइस तब बनेगा जब उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट टू प्राइस चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना था, कॉस्ट मतलब कितना कॉस्ट आया, प्राइस मतलब कितने प्राइस पे आपको बेचना है। तो कॉस्ट में सारा कॉस्ट आएगा, उसके साथ आपको टैक्स जोड़ना है, उसके साथ आपको सब्सिडी को माइनस करना है, क्योंकि सब्सिडी रहेगा तो अननेसेसरी उसका वैल्यू कम दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये सारा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन करने, सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो निकलेगा उसको यहाँ पे जीवी एट बेसिक प्राइस बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, दो चीजें होती हैं, जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे बाइक्स प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो वो फैक्ट्री का लैंड का एक बार का स्टैंप ड्यूटी लगेगा, वो जो लैंड है उसका स्टैंप ड्यूटी जो लगेगा। कुछ टैक्सेस होते हैं जो कि होल ऑफ द प्रोडक्शन पे एक साथ लगते हैं, ऐसा नहीं कि हर हर प्रोडक्ट पे उस पे लगते रहेगा। और कुछ टैक्सेस होते हैं जो हर एक प्रोडक्ट के सेल होने के बाद लगते हैं। जैसे क्या, जो हम लोग सेल्स टैक्स करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक प्रोडक्ट में उसके बाद उस पर टैक्स लगते हैं, पर प्रोडक्शन टैक्स अलग से लग चुका है और प्रोडक्ट टैक्स अलग है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स एक एक प्रोडक्ट पे लगता है, और प्रोडक्शन टैक्स पूरे बल्क में प्रोडक्शन होने पर जो टैक्स लगता है, जो स्टैंप ड्यूटी लगता है, बहुत सारे जो टैक्सेस लगते हैं, ये सारे टैक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्शन टैक्स में आता है। तो जब आप मार्केट प्राइस में जब जाओगे किसी के भी, तो मार्केट प्राइस में आपको प्रोडक्शन टैक्स भी डालना है और प्रोडक्ट टैक्स भी डालना है, दोनों चीजें डालनी है। बट जब बेसिक प्राइस में आते हो तो ओनली दिस प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी लेना है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? प्रोडक्शन टैक्स जब हम लोग को लगना है, और प्रोडक्शन टैक्स को जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, बेसिक प्राइस, और उसके साथ प्रोडक्ट टैक्स को डाल देते हैं तो हमारा क्या आएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड ऑन पर यूनिट प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्शन टैक्सेस क्या हो सकते हैं, लैंड रेवेन्यूज का जो टैक्स लगता है, स्टैंप का या रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स लगता है, या प्रोफेशन पे जो टैक्स लगता है, ये है प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। और प्रोडक्ट टैक्स एक एक टैक्स, एक एक प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है। बट आपके पास जब कोई प्रोडक्ट आता है, वो तो फैक्ट्री में पहले प्रोडक्शन हुआ होगा, प्रोडक्शन टैक्स लगा होगा, एक्साइज ड्यूटी लगा होगा, वैसे एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगता, वो लगा होगा, फिर वो स्टेट में आया होगा, स्टेट में उसके इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होंगे, तब वो मार्केट प्राइस बना होगा, ठीक है ना, मार्केट प्राइस बना होगा। तो ये जो मार्केट प्राइस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, उस प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली जो टैक्स लगा है जो स्टेट पे आने के बाद, फिर उसके पास्ट में प्रोडक्शन में जो जो टैक्स लगे हैं, फिर उसमें जो फैक्टर कॉस्ट आया है, जो जो भी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर, वो सारा, इस सारे को ऐड करके आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आ रहा है, और वो भी किस पे लग रहा है, वैल्यू एडिशन पे, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्लियर हुआ, यहां तक हमारा जीडीपी वाला चैप्टर खत्म होता है। अब जो हम लोग को आएगा वो है मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का जो लेक्चर्स आते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। This monetary system screen is visible to you all? Yes, sir. Okay. अब मनी का कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। मनी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है, मनी का कैसे क्रिएशन होता है,
मनी का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये कंसेप्ट समझने वाले हैं। बार्टर सिस्टम, अर्लियर मनी नहीं होता था तो बार्टर सिस्टम होता था। अच्छे से समझिएगा, है ना, रिलैक्स होके। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम एंड व्हाट इज बार्टर सिस्टम? यस, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? So payment was done in kind in exchange of services. In exchange of services, is it? Not Goods exactly के, like it was, yes, goods and kinds were exchanged अच्छा, ओके, as it was considered as a mode of currency. फाइन। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम? The problem used to arise that suppose there is the person called X who doesn't need an earthen pot, but यस, the person with whom he is exchanging, suppose cows, but it used to like coincide with whatever the needs and the kind that was available. यस, Suppose if even if I don't have the need of the particular thing, I had to take it, like राइट, because राइट, the person. yeah, that's completely correct. Means the person who is selling a particular thing that is not of my need to the of my need or want, we can say, है ना, but what I am selling, है ना, it might be of his need, है ना। एक पर्सन का जो एक पर्सन जो सेल कर रहा है, जैसे इन्होंने बोला था काउ सेल कर रहा है, काउ, बड़ी अच्छी काउ है। तो ये काउ अगर सेल कर रहा है और ये है ऑनियन सेल कर रहा है, तो इस पर्सन को ऑनियन की रिक्वायरमेंट है बट इस पर्सन को काउ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। अब ये हर जगह खोजेगा, ट्रक में लेके काउ को हर जगह ट्रक में लेके जाएगा, बड़ा ही घटिया ट्रक है। तो इस ट्रक में वो काउ को लेके जाएगा। अब वो खोजेगा किसको, कौन मुझे काउ के बदले में मुझे ऑनियन दे सकता है। अब इसके कारण से इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा अननेसेसरी। और इतना दूर जाने के बाद उसको कम से कम 100 या 200 रुपीज में उसका कॉस्टिंग आ गया। काउ का प्राइस था 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, अननेसेसरी 10,000 के ऊपर 200 रुपीज और एडिशन हो गया। अब कोई मिला भी पर वो बोलता है कि मैं 10,000 देने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं 5,000 ही दूंगा। अब किसी तरीके से उसको लॉस में बेच के उसको, क्योंकि इसको तो ऑनियन की रिक्वायरमेंट है, उसको लॉस में बेच के आना पड़ जा रहा है। सो द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स मतलब इस पर्सन को भी वही रिक्वायर्ड है जो इस पर्सन को रिक्वायर्ड है, और वैसे लोगों को OLX तो उस समय था नहीं, तो वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट खोजना बहुत मुश्किल था कि इसमें एक्सचेंज कर सकें। एट द सेम टाइम और क्या प्रॉब्लम आता था बार्टर सिस्टम में, और क्या डिफिकल्टी थी? हमारे अभी के मनी के कंपैरिजन में बार्टर सिस्टम में और क्या प्रॉब्लम था? यस नेहा? ये शिल्पा? सर क्वांटिटी और कॉस्ट के बीच में कोई पैरिटी नहीं था। मतलब मेरे पास अगर एक काऊ है और मुझे ऑनियन चाहिए तो 1 केजी ऑनियन के बदले में एक पूरा काऊ दे देना तो मेरा वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। यस, कोई वैल्यू नहीं समझ आ रहा था, वैल्यू सिस्टम नहीं, वैल्यू मीन्स इसका कितना कॉस्ट आना चाहिए, कॉस्ट का कोई
में से वो बोलेगा मेरा ऑनियन आपके काऊ के बराबर है, तो वो तो नहीं हो सकता था, पर कौन बताएगा, है ना। इसका मॉनेटरी टर्म में तो अभी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अभी तो उसने कोई वैल्यू का कोई पैरामीटर नहीं है ना, कि कितने केजी ऑनियन पे कितना काऊ जाएगा, ठीक है ना। वो 1 केजी पे भी शेयर करने के लिए रेडी हो सकता है, 10 केजी पे भी रेडी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो वैल्यू का कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है, देयर इज नो स्टैंडर्ड पैरामीटर। यस, और क्या प्रॉब्लम है? यस सोहम। शांतनु। Sir, as said, medium of exchange it was getting difficult. You have to find the same people who was in the need of the goods, and then हाँ, वो तो हम लोगों ने बात कर लिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स वी हैव डिस्कस्ड। market also, sir. मार्केट All कहाँ पे सेल करना है हम लोग को? द प्लेस ऑफ द मार्केट। yes, sir. इसी के लिए तो मंडी लगती थी। पहले जो मंडी का कंसेप्ट क्या था, देखो कुछ हम लोग सुनते थे शनिवार का मार्केट है, ये फ्राइडे का मार्केट है, इसका पर्पस क्या था, है ना। ये क्या था कि शनिवार का मार्केट है तो या तो कोई कैटल का मार्केट होता था, तो उनको ये पता होता था कि किसी एक दिन मुझे सेल करने आना है इस प्लेस पे। तो क्या होता था कि हर डे कुछ चीजें होती है, जैसे काऊ रोज को रोज बेचने के लिए नहीं आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो मंडी And लगने sir, का there is कंसेप्ट no है विलेज में, quality. मंडी लगने का जो कंसेप्ट है विलेज में, वो इसी के कारण से आया था क्योंकि सब लोग चाहते थे एक दिन पे आए। पर दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्लेस ऑन विच दैट दैट थिंग कैन बी एक्सचेंज, है ना। इसलिए हर जगह पे आप देखोगे कहीं पे वेडनेसडे का मार्केट है, कहीं पे फ्राइडे का मार्केट है, और मोस्टली वैसे मार्केट्स में बोलते हैं ना कि यहाँ पे मार्केट लगता है इस दिन, सैटरडे के दिन, संडे के दिन, तो वैसे मार्केट में सारा चीज मिल जाएगा। आप गांव में कभी जाओगे उस मार्केट पे सारा चीज मिल जाएगा, पर वेजिटेबल का मार्केट रोज लगता है ऑलमोस्ट, वो हर जगह लगता है, हर दिन पे लगेगा। पर कुछ स्पेशल मार्केट होता है जिसको कई जगह पे शनिचरी मार्केट बोलते हैं, कुछ और मार्केट बोलते हैं, ये सोमवारी मार्केट, इतवारी मार्केट, ऐसे टाइप का चलता रहता है। इसका पर्पस था ताकि सारे बार्टर सिस्टम वाले लोग आए, वो काऊ को सेल करें या जितना भी मंडी वाला प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करें। क्या होता है कि किसान के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी, है ना। एक तो प्रोडक्शन भी करना है और उसको सेल भी करना है। तो प्रोडक्शन करने में पूरा अगर 6 डेज लगाता है तो एक दिन सेल करता है, पर अगर 7 डेज वो सिर्फ सेल करने में लगाएगा तो प्रोडक्शन कब करेगा, है ना। ये एक प्रॉब्लम था, इसलिए मंडी का कंसेप्ट आया था। मेला का कंसेप्ट किससे आया था? मेला का कंसेप्ट इससे आया था, जो लोगों का स्पेशल सर्विसेज है, मतलब जैसे मंडी है कि उतना ज्यादा स्पेशल नहीं है, मेला और ज्यादा स्पेशल सर्विसेज है। जब क्या है, लोगों के पास एक्सेसिव पैसा हो, जैसे ही हार्वेस्ट के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होगा जिसमें वो लोग एंटरटेनमेंट को अफोर्ड कर सकते थे, तो मंडी आया, है ना। मंडी सॉरी, मेला आया, जिसमें लोग एंटरटेनमेंट को फर्स्ट टाइम अफोर्ड कर पा रहे हैं। पर सारे 3 to 4 मंथ्स वो झूला या एंटरटेनमेंट या कोई शो, वो सब तो वो या सर्कस, ये सब तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले, इसलिए इस टाइप का कंसेप्ट आया, ठीक है ना। एनीवेज, तो हम लोग क्या था, दो प्रॉब्लम हम लोग को समझ आया। वन, कि मेरे ऑनियन के कितना 1 केजी ऑनियन पे या कितना केजी ऑनियन के अगेंस्ट में काउ को सेल करना परफेक्ट है, देयर इज नो स्टैंडर्ड पैरामीटर। सेकंड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स। थर्ड, कोई और बताओ, कुछ सोच के तो बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, Quality. no due quality. क्वालिटी, अच्छा, क्वांटिटी का तो प्रॉब्लम था, क्वालिटी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है। आप बोल रहे हो कि ऑनियन सड़ा हुआ ऑनियन है कि अच्छा वाला ऑनियन है कि ऑर्गेनिक ऑनियन है, इसका कोई वो नहीं है। उसमें भी वो सुख सागर, लोकल सुख सागर वाला ऑनियन है कि वो मीठा वाला ऑनियन है, वो डिपेंड करता है ना। टोमेटो है, लोकल टोमेटो, हाइब्रिड टोमेटो, विदेशी टोमेटो, कौन सा है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टोमेटो भाई टोमेटो वैसा था। यस, और कुछ प्रॉब्लम? Sir, no due policy. नो ड्यू पॉलिसी क्या है? Sir, means if we are getting something and we ask him to will pay you after, means so means तब तो उस time नहीं था ना, डिफर्ड पेमेंट, है ना, deferred payment. है ना। Yes, sir. डिफर्ड पेमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं है। लेटर ऑन मैं कितने वापस करूंगा या मैं कब से वापस करूंगा या मैं लोन ले सकता हूं किसी से, ये वाला प्रॉब्लम खत्म, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम इसमें बार्टर सिस्टम में
था, जो कि मनी सिस्टम में नहीं है ना। इसमें डिफर्ड पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई गुड्स है तो दो, नहीं है एक्सचेंज करने के लिए तो आपको ऑनियन नहीं मिलेगा। क्लियर है? अगर उस पर्सन के पास ऐसा कुछ चीज नहीं है जो चीज आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है डिफर्ड पेमेंट। वेरी गुड, And sir, storage of money means while we are storing, we can वेरी use गुड। it at emergency time. ऐसा लग रहा है आप कोई बुक पकड़ के बैठे हो। No, sir. Just actually, I'm an economics na. Means I was an economics student in class 12. ओके फाइन। तो My स्टोरेज favorite का subject it प्रॉब्लम, was. वेरी गुड। स्टोरेज का प्रॉब्लम, ऑनियन को स्टोर नहीं कर सकते, काऊ को फिर भी स्टोर कर सकते हो कुछ दिन के लिए। तो पर काऊ का स्टोरेज कॉस्ट भी लगता है, जैसे गोल्ड का लॉकर कॉस्ट लगता है। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम है स्टोरेज का। वेरी गुड। स्टोरेज का प्रॉब्लम है, आप उसको फ्यूचर के लिए, जब आपके पास बैड सर्कमस्टांसेस आएंगे या फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज के साथ अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, प्रिकॉशनरी मैकेनिज्म के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम थे बार्टर सिस्टम में। यस, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बता दिए हो। जस्ट मिनट। तो a commodity which is exchanged for other commodity is the barter system. Problem of the barter system is the double coincidence of the what is required. Second is the valuation. Third is the standard which we want कि कोई standard होना चाहिए इसके अगेंस्ट में। इसके तीन मोटिव्स होते हैं किसी भी मनी के, जो तीनों मोटिव्स फुलफिल करता है वो मनी चलता है। वन इज द ट्रांजेक्शन मोटिव, जिसमें क्या बोला चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेकंड, प्रिकॉशनरी, सडन एक्सपेंडिचर या इंपल्सिव परचेसेस होते हैं, इसके लिए आपका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई घर खरीद लिए पर घर को बेच नहीं पा रहे हो। जब आपको रिक्वायर्ड होगा, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल टू यू, है ना। सो दैट शुड बी परफेक्टली लिक्विड। जैसे गोल्ड होता है, डायमंड होता है या हाउस होता है, ये थोड़ा सा कम लिक्विड होता है, बट कैश में होता है तो आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो या इमीडिएटली इसको एक्सचेंज कर सकते हो। स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर में आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, ये स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे, या फ्यूचर में किसी का वैल्यू बढ़ सकता है, ये स्पेक्यूलेटिव मोटिव खत्म हो जाता है। बिटकॉइन आज के दिन में रखा, कल के दिन उसका जरूरी नहीं कि प्राइस बढ़ेगा, हो सकता है कम भी हो जाए। वो तो ट्वाइस 24 टाइम्स बढ़ जाता है और सडनली हाफ टाइम्स कम हो जाता है। तो देयर इज नो स्पेक्यूलेशन विच इज अवेलेबल। पर मनी के साथ एक स्पेक्यूलेशन है कि नॉर्मली इट शुड बी स्टेबल। जो मनी का जो है, मनी इसमें जितना पैसे मिलेगा, जितना गुड्स मिलेंगे, वो नॉर्मली मोर और लेस स्टेबल होता है। मोर और लेस इसलिए क्योंकि मनी का वैल्यू भी चेंज होता रहता है। अब आप 100 ईयर्स में देखोगे तो डेफिनेटली चेंज होगा, बट यस विद इन 5 ईयर्स अगर देखते हो तो वो मनी का स्टोरेज आपके लिए फ्रूटफुल है। आप स्पेकुलेशन के बेसिस पे भी कर सकते हो और इसको स्टोरेज के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर के लिए भी कर सकते हो। और आपको लगता है कि ये फ्यूचर में बढ़ेगा अगर मैं स्टोर करूंगा, ये सारा मोटिव्स जो मनी के साथ अवेलेबल है, दैट इज नॉट अवेलेबल विद द बार्टर सिस्टम। यही चीज जेएम केन्स जो थे, उन्होंने यही चीज बोला था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, ठीक है ना। तो मनी, एनीथिंग विच हैज जनरल एक्सेप्टेंस एज अ मीन्स ऑफ द पेमेंट। देखो, इसमें लीगल चीज नहीं है। मनी कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना पेमेंट के लिए, ठीक है। ये जैसे आप ना मिल्क शॉप में जाते हो, आप ना पहले से एडवांस पे क्या कर देते हो, 1000 रुपीज पे कर देते हो, वो आपको टोकन करेंसी दे देता है। और आप क्या करते हो, हर बार टोकन जा जाके देते हो और उसके अगेंस्ट में मिल्क कलेक्ट करके आते हो, ठीक है ना। इससे हर बार आपको करेंसी ले जाने की जरूरत नहीं, जस्ट एक टोकन ले गया और आपको मिल गया। तो क्या हुआ, वो जो टोकन जो है उसको आपने एक्सेप्ट किया, उसने भी एक्सेप्ट किया, है ना, एज अगेंस्ट दैट इज बैक्ड अप बाय रुपीज, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सो एनीथिंग विच हैज जनरल एक्सेप्टेंस एज फॉर द पेमेंट, इट माइट बी बिटकॉइन ऑल्सो, और इट माइट ऑल्सो बी द मिस, जैसे बोलते हैं जो कौड़ी होता था ना, फूटी कौड़ी बोलते थे, कौड़ी को हम लोग ने एक्सचेंज के लिए मीडियम यूज कर लिया तो कौड़ी हो सकता है, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ मनी का काम क्या था, मनी का हर काम यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला काम, दूसरा इसका वैल्यू निकालना, तीसरा है स्टैंडर्ड करना, और फोर्थ है स्टोर करना। जो चारों फंक्शन आप लोगों ने सोचा, यही है मनी का काम, ठीक है। मनी नॉट नेसेसरली इट इज बैक्ड अप बाय लीगल एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ के थ्रू किसी तरीके से बैकिंग अप मिला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट शुड बी जनरल एक्सेप्टेंस, ठीक। तो ग्रेशम्स के लॉ के हिसाब से बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, जो बैड मनी होता है वो ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो
वैसे देखो कुछ लोगों का ये मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ लोगों का क्लास हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोगों का क्लास हो चुका है उसके लिए सप्लीमेंट्री जो लेक्चर्स है जो टेक्स्ट का आने वाला है, आप लोग उसको थ्रू देखिए, उसको देखिए, क्योंकि वो लेक्चर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आप लोग वो पार्ट को नहीं पढ़ोगे तो उसमें मैं वो चीज डील करूंगा, और इसमें प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से जाऊंगा ये लाइव क्लास में। हाँ, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है ग्रेशम्स लॉ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, व्हाट डज इट मीन? सोहम, उत्कर्ष, Yes, sir. यस, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। Sir, I think the usage of money, if we use money in a good sense, it will, or bad sense, I think, I'm not sure. ट्वेंटी पैसे का एल्यूमिनियम का भी कॉइन है, 20 पैसे का पीतल का जो ब्रास का जो कॉइन होता था, कभी किसी ने देखा होगा, वो लोटस का ये लगे रहता था, वो वाला भी होता था 20 पैसे का। बट जैसे ही गवर्नमेंट एल्यूमिनियम वाला 20 पैसे का कॉइन निकालेगी, ये वाला मनी खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब ये मार्केट में रहेगा ही नहीं। कभी किसी ने नोटिस किया है? 5 रुपीज का कॉइन इतना बड़ा आता था पहले, जिसमें गांधी नेहरू सबका फोटो रहता था, फिर इतना छोटा आया, फिर और छोटा आ गया, अब 50 पैसे जैसा लगता है 5 रुपीज का, ठीक है ना। तो जैसे ही ये वाला 5 रुपीज का कॉइन आएगा, ये गायब हो जाएगा। जैसे ही ये वाला 5 रुपीज का कॉइन आएगा, ये बड़ा वाला कॉइन गायब हो जाएगा। आपने देखा होगा जितना भी अच्छे कॉइन्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, इसका रीजन क्या होता होगा? सर क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है। वेरी गुड, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इतना बड़ा कॉइन में जो मेटल लगा होगा वो डेफिनेटली 5 रुपीज से धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल का प्राइस बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा कॉइन अगर 5 रुपीज का अगर रखोगे तो उसको आप मेल्ट करके इजीली आप ये कर सकते हो, मेल्ट करके। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ये होना चाहिए। सो ऑल द टाइम व्हाट हैपेंस, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। लोग तो क्या करते थे, उसमें जो नोट में जो सिल्वर वाला जो रहता था ना, ये जो रहता है उसको भी लोग निकाल लेते हैं, अगर उसका वैल्यू 10 रुपीज से ज्यादा हो जाएगा या ज्यादा उसको वो करते जाएंगे, उसको खींचते जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक सिल्वर का अपने के पास कॉइन बन जाएगा। तो लोग सोच सकते हो कि किस लेवल का वैल्यू सोचते हैं। थैला नहीं छोड़ते तो बाकी ये सब चीज तो छोड़ दो। तो यही है, किसी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है किसी भी मेटल का, और इसलिए बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। जब भी नया करेंसी आता है, पुराना करेंसी ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है मार्केट से, क्योंकि उसका एक वैल्यू होगा। इसलिए बहुत लोग करेंसी को स्टोर करके भी रखते हैं, फ्यूचर में काम आएगा करके, ठीक है। ठीक, लीगल टेंडर मनी क्वेश्चन आया था 2018 में। लीगल टेंडर मनी, दिस मनी कैन नॉट बी डिनाइड इन द सेटलमेंट ऑफ द मनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। मनी को डिनाई कर सकते हो बट इट हैज जनरल एक्सेप्टेंस। बट अगर इट हैज बीन बैक्ड अप बाय लीगल, एनी काइंड ऑफ द लीगल प्रोसीजर के थ्रू आपने बैकिंग अप दिया है, तो वो क्या हुआ, लीगल टेंडर मनी हो गया। जस्ट
लीगल टेंडर मनी हो गया। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो एंड उसको पर्सन को जेल भी हो सकती है। ये है लीगल टेंडर। गवर्नमेंट अगर बोल रही है 10 रुपीज का कॉइन है एंड इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो अगर आप तो आपको डिनाई नहीं करना है। बस वो डिपेंड करता है कि वेदर इट इज लिमिटेड टेंडर मनी कि इट इज अनलिमिटेड टेंडर मनी। जैसे क्या हुआ, आपको आप किसी से लोन लिए 50,000 रुपीज का, अब 50,000 रुपीज का लोन लिए, अब वो बार बार आपसे मांग रहा है, आपका इंटेंशन नहीं है उसको देने का, पर वो एकदम धमकाने लग गया आपको, आपके यहाँ गुंडे भी भेज दिया कि आपको चाहिए 50,000 रुपीज। आपने क्या किया, 50 पैसे का 1 लाख कॉइन दे दिया उसको, जा अब करते रहा करके। तो 50 पैसा को 1 लाख कॉइन आप नहीं दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मनी, गवर्नमेंट अगर मनी करेंसी इशू कर रही है तो आपको पूरा ही करेंसी आप 50 पैसे के फॉर्म में दे सकते हो। आप 10 रुपीज तक का सेटलमेंट 50 पैसे के लिए कर सकते हो, उसके बियॉन्ड में जो सेलर है वो डिनाई कर सकता है। सो दैट इज लीगल, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में ये होता है, किसी छोटे कॉइन को आप एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही एक्सचेंज कर सकते हो, अदरवाइज उसको वो डिनाई कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 50,000 रुपए के लिए आप किसी का बदला निकालने के लिए आप 50 पैसे का 1 लाख कॉइन दे दिए उसको, है ना। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो दैट इज लिमिटेड टेंडर मनी। भले ये लीगल है बट इट इज लिमिटेड। ठीक है ना। लीगल टेंडर मनी में किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। पेपर करेंसी जिसको बोलते हैं लोग एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो लीगल टेंडर मनी। कॉइन भी लीगल टेंडर मनी है, पेपर करेंसी भी एक लीगल टेंडर मनी है, बट कॉइन इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, वाइल जो नोट्स होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। नोट्स जो होते हैं तो उसको अगेंस्ट कितने भी वैल्यू के अगेंस्ट में हम लोग उसको दे सकते हैं। उसी को हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब समझ लेंगे हम लोग क्यों बोलते हैं। तो आरबीआई, और इसको क्यों एक्सेप्ट करते हो, सपोज आप ये कोई नोट को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट इसमें आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई ये बोलता है मैं धारक को 2,000 रुपए देने का वचन देता हूं, या आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2,000 रुपीज, और इसमें गवर्नर का साइन है और एक सिल है। इसके कारण से आप एक्सेप्ट करते हो। इसी कारण से अगर ये नोट की जगह सिंपली एक पेपर भी होता, उसमें आरबीआई गवर्नर का ये होता, स्टैंप होता, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से सर्टिफिकेट है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। एक पेपर को आप इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि इसमें गवर्नर का साइन है। ठीक है। तो दैट इज द लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में जो हमारा गवर्नर है आरबीआई का, वो साइन करेगा और वो बोलेगा कि आप इसको यूज करो। एज इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं। ठीक है ना। फिएट मनी, फिएट मनी वो होता है जिसको हम लोग का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। लीगल टेंडर मनी, ऑल द लीगल टेंडर मनी इज फिएट मनी, क्या मैं बोल सकता हूं? क्वेश्चन ये है वेदर ऑल द लीगल टेंडर मनी, सॉरी, लीगल टेंडर मनी इज फिएट मनी। स्निग्धा, स्निग्धा, क्वेश्चन ये है क्या सारे लीगल टेंडर मनी फिएट मनी है? फिएट मनी क्या समझा आपने? फिएट मनी मतलब जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। गुड। So whether all the legal tender money is fiat money? नो सर। Example? Example? सर हम लोग का जो मतलब नॉर्मल जो पेपर नोट्स भी आते हैं तो उसका हाँ। भी तो एक प्रोडक्शन कॉस्ट होता है।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। नहीं, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही मतलब इतना नेग्लिजिबल है कि उसको आप नहीं पकड़ सकते हो। कॉइन्स को आप समझिए, कॉइन्स इज लीगल टेंडर मनी। यस सर इट इज, बट वो तो लिमिटेड हो गया। यस, लिमिटेड है पर लीगल है। हाँ सर। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। यस सर। तो ये क्या फिएट मनी है? नो सर। नो, ठीक है ना। तो ये जो कॉइन है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, भले लिमिटेड टेंडर मनी है बट ये लीगल है, ठीक है ना। बट जो नोट है इट इज फिएट मनी, बट वेदर इट इज हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू, नेग्लिजिबल अमाउंट है ना, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम है, बट इट इज लीगल टेंडर, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो कहाँ गया? यस, हाँ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, रीजन क्या होता है? लीगल टेंडर मनी न्यूज में इसलिए था डिमोनेटाइजेशन होने के बाद, इस रुपये को गवर्नमेंट लीगल बैकअप जब तक दिया है तब तक इसका वैल्यू है, जैसे लीगल बैकअप हटा दिए इट इज द पीस ऑफ द पेपर ओनली, है ना, इट डजंट हैव एनी वैल्यू। तो लोग उसको, कुछ लोग जो बस दिखाने के लिए एक्सेप्ट कर स्टोर करके रख लिए कि 500 रुपीज ऐसे भी होते थे, अदरवाइज लोगों ने, सारे लोगों ने एक्सचेंज कर दिया क्योंकि इसका कोई पीस ऑफ द पेपर का कोई वैल्यू नहीं था। बट बीट द क्वाइन, क्वाइन को लोग इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, इतना इजीली जाके नहीं देते, है ना। और वही मैंने बताया 20 पैसे का अगर ब्रास का क्वाइन होता तो लोग और ज्यादा उसको रखे रहते, ठीक है ना। सो द कैंसिलेशन ऑफ द लीगल टेंडर में उसका वैल्यू कुछ नहीं रह जाता। So what if government declares gold to be completely worthless? Will Indians will be panic? यस सर, पैनिक तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इंडियंस का टेंडेंसी होता है मैक्सिमम, मतलब गोल्ड जमा करके रखना, वो पार्टी फॉर्म में हो या ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में हो। तो अगर इसका वैल्यूलेस डिक्लेयर कर देंगे तो जो उन्होंने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया है वो पूरा ही लॉस हो जाएगा। Yes, एक रीजन ये हो सकता है, और कोई बेटर आंसर दे सकता है? कशिश? Yes, sir. So yeah, Indians will be panic because a lot of people have invested money on gold. So yeah. Yes. अच्छा, गोल्ड का क्या लीगल बैकअप है गवर्नमेंट का? अर्गदीप? So I don't think it has. It has value, but I don't think it's a legal weapon. सॉरी, So I don't think it has a legal backup. I'm just guessing. अच्छा, अगर आप उसको बैंक में जाके जमा करते हो, आरबीआई में जाके जमा करते हो तो उसका कुछ वैल्यू मिलेगा, या एसबीआई के पास जाके जमा करते हो उसका कुछ वैल्यू मिलेगा? No, so they won't accept. नेहा? Sorry, sir, I have no idea. अच्छा, ओके, तो हम लोग ये देखते हैं, गोल्ड रिगार्डलेस ऑफ कोई भी गवर्नमेंट हो उसको डिमोनेटाइज कर दे या कुछ कर दे, अभी के कंडीशन में गोल्ड का प्राइस 55,000 चला जा रहा है, अगर आप देख रहे होगे, ट्रैक करते होगे तो, है ना। आप लोग जब जब से जानते होगे तो हो सकता है 20,000 से आपने ट्रैक किया होगा उसको, देख रहे होगे 55,000 चला गया। गवर्नमेंट ना बोल रही है कि आप लो ना, मतलब ना इसको डिनाई कर रही है, बट हर कोई अपने हिसाब से प्रिजर्व करते जा रहा है गोल्ड को। और ये अभी की बात नहीं है, ये उस समय से है, बस चंद्रगुप्त मौर्य के समय से और उससे पहले से भी, ठीक है ना। ये जो कॉइन, जो गोल्ड का कॉइन है या किसी का भी मेटेलिक
एलिमेंट जो प्रीशियस मेटेलिक एलिमेंट है, उसमें कोई लीगल टेंडर डाले ना डाले, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू इतना होता है कि इंडिया में नहीं बिकेगा तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बिकेगा, अभी नहीं बिकेगा तो कल बिकेगा। बट गोल्ड का जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो वर्थलेस कभी नहीं हो सकता। द थिंग विच इज देयर इन द स्कार्सिटी, जो वर्ल्ड में स्कार्सिटी में है, उसका वैल्यू तो रहेगा ही। स्कार्सिटी तो आप ऑर्गेनिक कोई भी ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स आपने रख लिया, उसका भी वैल्यू है, isn't it? तो रिगार्डलेस ऑफ इसका कोई बैकअप है ना रहे, बट लोगों को पता है कि गवर्नमेंट बैकअप दे ना दे, ये तो सेल होगा ही। गवर्नमेंट अगर कल के दिन बोल भी देती है कि ना इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आप किसी को शेयर करोगे तो उसका कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड का एक वैल्यू होता है, और वर्ल्ड पे वैल्यू है, भले इंडिया में नहीं है पर वर्ल्ड पे वैल्यू है। जैसे डॉलर हुआ, डॉलर आपको कोई दे दिया, तो डॉलर को आप इंडियन गवर्नमेंट बोले कि नहीं है इंडिया में नहीं चलता, आपको पता है इंडिया में नहीं चलता, बट डॉलर को आप एक्सेप्ट हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लो। $1 की जगह में कोई $1 दे रहा है आपको, हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे डॉलर चलता है। प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये जो मेटेलिक एलिमेंट्स है, रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट उसको अलाउ करे ना करे, लीगल बैकअप दे ना दे, पीपल विल ऑलवेज कंजर्व इसको, क्योंकि ये इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ कस्टम हो गया है। बिकॉज गोल्ड हमेशा से एक अच्छा बेनिफिट देते आया। अभी कोरोना टाइम में भी सबसे ज्यादा जो रिटर्न दे रहा है अभी भी गोल्ड दे रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी उतना नहीं देता जितना गोल्ड देता है। सो इसलिए जो गवर्नमेंट भले लीगल दे न दे, जो पब्लिक है वो उतना पैनिक नहीं होगी, ठीक है ना। उनको पता है ये गवर्नमेंट जैसे ही जाएगी फिर से गोल्ड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए गोल्ड अगर गवर्नमेंट करे ना करे, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू इतना है, गवर्नमेंट उसमें लीगल डाले ना डाले। वैसे गवर्नमेंट का कोई लीगल नहीं है इसमें। हाँ, गवर्नमेंट का तब लीगल हो जाता है जब वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकालती है ना। जिसमें क्या आप क्या करते हो, या तो बहुत तीन स्कीम आया ना गोल्ड से रिलेटेड। तो इसमें जैसे आपने कोई अगर उस स्कीम के अंडर में आपने अपने यहाँ का कोई भी ज्वेलरी जो होता है जाके जमा किया बैंक में, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा, उस वैल्यू का बॉन्ड आपका 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद उतना वैल्यू हो जाएगा। तब आप एसबीआई वगैरह में जाके जमा भी कर सकते हो अगर वो स्कीम चलता है। बट अगर वो स्कीम नहीं चलता तो उसका कोई बैकअप नहीं है। आप जाके बैंक को बोलोगे कि एसबीआई के पास जाके बोलोगे भाई गोल्ड ले लो और मेरे को पैसा दो, नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। क्योंकि वो स्कीम के अंदर में जाते हो तब भले करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेड लेवल पे इसको लीगलाइज करके रखा हुआ है, सो दैट आपका जो मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट जो चाहते हो कि गोल्ड में रखना है, जो आइडल हो जाता है आपके घर पे पड़ा रहता है, वो ज्यादा अच्छा है कि सर्कुलेशन में रहे, आपको एक गोल्ड का सर्टिफिकेट देते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो क्वेश्चन वाज व्हाट इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स गोल्ड टू बी कंप्लीटली वर्थलेस, वेल इंडियन विल पैनिक? No, Indian will not be panic. They know the value of the gold because it has the intrinsic value. But if paper currency will be worthless, then definitely Indian government will be panic. The example we have seen in the demonetization. That is our answer is. ठीक है? Please Unlimited. repeat for this. अच्छा, क्वेश्चन ये था, सॉरी वॉइस कनेक्शन लूज हो रहा था सर। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि अगर गोल्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने लीगल बैकअप हटा लिया और उसको गवर्नमेंट ने बोला कि इट इज वर्थलेस, तो इंडियन जो पब्लिक है ना, वो पैनिक होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन ये था। तो इसका आंसर है पैनिक नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और थ्रू आउट स्पेस एंड टाइम इसका वैल्यू हमेशा से हम लोगों को पता है कि गोल्ड रखने से इसका वैल्यू है। बट एट द सेम टाइम गोल्ड की जगह मैं करेंसी ले लिया, करेंसी, पेपर करेंसी। अब गवर्नमेंट ने बोला लीगल इसमें नहीं है, वर्थलेस है, सिटीजन्स पैनिक, यस दे विल बी पैनिक, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। सर अगर गवर्नमेंट उसको वर्थलेस कर देगी तो फिर उसका वैल्यू कैसे रह जाएगा? हाँ, देखो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो गवर्नमेंट कोई बैकअप नहीं देती फिर भी इसका वैल्यू होता है। कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हो?
bonds. ठीक है, पॉन्ड्स और ये डॉलर्स तो हम लोग मान के चलते हैं। और कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट ने कोई बैकअप नहीं दिया फिर भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे? Sir, drugs. ड्रग्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली यूज नहीं होता, बट यस ड्रग्स फिर भी चलता रहता है। जैसे बोल सकते हो कि ड्रग्स को कोई, पर इसका वैल्यू सबको पता है कि अगर ड्रग्स से 1 किलो का हीरोइन मिल गया मतलब आप अमीर हो गए, है ना? आपको ये समझ आ जाता है कि कहीं पे भी सेल करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू है। बिटकॉइन एक अच्छा एग्जाम्पल है ना? बिटकॉइन इंडिया में लीगल नहीं है, पर कितने लोग बिटकॉइन को एक्सचेंज करते रहते हैं, है ना? दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल बिटकॉइन का। ड्रग्स का ठीक है, ड्रग्स को आप सेल कर सकते हो, पर ऑल द टाइम इट इज नॉट, मतलब ओपन मार्केट में इतना इजीली सेल नहीं होता। वैसे बिटकॉइन भी इतना इजीली सेल नहीं होता। कई बार आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलता है, किसी क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड्स मिलता है ना? या तो आप क्या गिफ्ट करते हो, अमेजन कार्ड का गिफ्ट करते हो, तो क्या गवर्नमेंट ने इसको बैकअप दिया हुआ है? कल के दिन अमेजन बोला कि इस गिफ्ट कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है ना? अमेजन ने बोला, तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, है ना? आप कंज्यूमर कोर्ट में भले जा सकते हो, दैट इज द वन ऑफ द ऑप्शन, पर आप ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट इसको बैकअप दिया था। अमेजन ने गिफ्ट कार्ड आपको फेथ में दिया, आपने भी फेथ में लिया, और वो गिफ्ट कार्ड को आपने किसी को गिफ्ट कर दिया रक्षाबंधन में, ठीक है ना? तो ये जो चला, दैट इज द, ये हर कोई एक्सेप्ट करता है क्योंकि उनको पता है अमेजन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। सेम चीज सभी का गिफ्ट कार्ड चलता है जो आप खरीदते हो, ठीक है ना? तो ये जो चीजें मिलती हैं आपको, या तो पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो मिलते हैं उनको आपको पता रहता है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ, भले लीगल नहीं है, बट यू आर यूजिंग इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? तो ये हुआ। तो वही चीज बता रहे थे कि गवर्नमेंट वर्थलेस कर चीज को कर देती है, या गवर्नमेंट कोई बैकअप नहीं देती फिर भी चलता रहता है। वैसी है गोल्ड के साथ। गोल्ड का इंडियन मार्केट में नहीं बिकेगा तो दूसरे मार्केट में बिकेगा, क्योंकि हर जगह पे गोल्ड का वैल्यू है, पूरे वर्ल्ड में मार्केट में वैल्यू है, क्योंकि गोल्ड एक स्कार्स रिसोर्स है। गोल्ड का अपना प्रॉपर्टी है कि वो बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड का अपना प्रॉपर्टी है कि कंडक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो गोल्ड में इतना सारा प्रॉपर्टी है, तो गोल्ड का तो खुद में इसका वैल्यू है ना, इसका यूटिलिटी वैल्यू है, ठीक है ना? तो जब इंस्ट्रूमेंटल किसी चीज का वैल्यू होगा तो उसको आप यूज करोगे ही, ठीक है ना? तो ये चीज हुआ। तो अनलिमिटेड टेंडर मनी में मैंने बता दिया, दैट इज करेंसी। द मनी कैन बी यूज्ड टू मेक एनी अमाउंट ऑफ द पेमेंट, है ना? आपको वो कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयरिंग स्पॉज दिखा रहा है। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है दिस अनलिमिटेड टेंडर मनी का? हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर। दिख रहा है ना? अच्छा। Yes, sir. फिएट मनी मैंने बता दिया, इट सर्व्स एज अ मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एंड थियोरेटिकली मे नॉट बी कंपल्सरी टू एक्सेप्ट। हाँ, देखो ये एक अच्छा लाइन है, थियोरेटिकली इट मे नॉट बी कंपल्सरी टू एक्सेप्ट। सपोज यू डोंट हैव फेथ ऑन दिस गवर्नमेंट, जैसे अगर आप यहाँ की गवर्नमेंट छोड़ दो, अगर आप सीरिया की गवर्नमेंट रहते, मतलब आप सीरिया के सिटीजन होते, जहां कोई कौन सी गवर्नमेंट रहने वाली कोई भरोसा नहीं है, तो आप क्या उसकी करेंसी को स्टोर करके रखोगे? नॉट नेसेसरली, आप रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जहां गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं है वहां पे उनका करेंसी का क्या क्रेडिबिलिटी होगा, है ना? जैसे क्या हुआ था जब मनमोहन सिंह जब थे, तो उस समय इतना जब करप्शन हुआ, इतना केसेस हुआ, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो प्राइम मिनिस्टर का वैल्यू कम हो गया था। रीजन क्या हुआ था? द पर्सन हु हैज कम फॉर द नेगोशिएशन, इंडिया के बिहाफ ऑफ नेगोशिएशन के लिए आ रहा है, उसको खुद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या तो खुद लोग इतना ज्यादा मिस लोग उसका क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो लोग उसको कैसे, आप अगर कोई नेगोशिएशन के साथ करते हो प्राइम मिनिस्टर का, इट इज क्या गारंटी है कि पूरे वर्ल्ड या पूरे इंडिया की जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? तो ये जो प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम जिस लीडर के साथ बैकअप ज्यादा स्ट्रांग होता है उसको साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे ट्रंप के साथ है, ट्रंप और बैराक ओबामा में क्या प्रॉब्लम है? ट्रंप का क्रेडिबिलिटी उतना नहीं है जितना ओबामा में था। उनको, हमको पता था ओबामा के पीछे इतने सारे पब्लिक है, तो अगर ओबामा को खुश करेंगे तो बहुत सारे लोगों को वहां पे खुश करेंगे, ठीक है ना? तो यही चीज होता है। तो फिएट मनी में डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो इसलिए अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक्सेप्ट करो, बट यस अगर लीगल पॉइंट ऑफ या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर लीगल टेंडर है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ मच क्रेडिबिलिटी अ गवर्नमेंट इज हैविंग
एंड हाउ मच इट इज बैक्ड अप बाय लॉ। ठीक है, फिर कुछ होता है नियर मनी। नियर मनी क्या होता है, ये एग्जैक्टली करेंसी के जैसे तो यूज नहीं होता। हाँ, ये एग्जैक्टली करेंसी के जैसे तो यूज नहीं होता, बट यस इमीडिएटली इसको हम लोग करेंसी में यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे शेयर्स एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसको इमीडिएटली आप सेल कर सकते हो। शेयर्स को पर्टिकुलरली आप इमीडिएटली सेल करके आपको करेंसी या अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ द नियर मनी। ये एग्जैक्ट मनी नहीं है, पर इसको नियर मनी में डाल सकते हैं। नॉन लीगल टेंडर मनी मैंने बताया, जैसे देर इज नो लीगल कंपल्शन टू एक्सेप्ट दिस मनी। नेपालीज करेंसी भी, जो इंडिया के बॉर्डर में नेपालीज करेंसी भी चलता रहता है, भूटानीज करेंसी चलता रहता है, और लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और इंडिया का करेंसी भी नेपाल में चलता रहता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये क्या है कि लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट डजंट मीन कि इसका कोई लीगल बैकअप है। ठीक है, लोग जानते हैं कि इसका कोई ना कोई वैल्यू है, या आसपास के बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहां पे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसलिए नियर मनी। तो टाइप्स ऑफ मनी में 3 टाइप की मनी आपको मैं बता रहा हूं। वन इज द फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी में गोल्ड का प्राइस उतना ही है जितना उसका वैल्यू है। ठीक है ना, अगर मैं गोल्ड का, अगर मैंने क्या किया, एक $1000 का एक करेंसी निकाला और वो गोल्ड का बना हुआ है और दोनों का प्राइस सेम है, तो दैट इज फुल बॉडीड मनी, है ना। जैसे गोल्ड कॉइन में अगर कोई प्राइस लिखा हुआ है और उसका वैल्यू भी उसी के जैसा है, तो दैट इज फुल बॉडीड मनी, है ना। उसका सोल और उसका बॉडी दोनों एक साथ है। टोकन मनी, क्रेडिट मनी, इसका वैल्यू उसका करेंसी से काफी ज्यादा है, जैसे पेपर करेंसी। तो ऑल द पेपर करेंसी और द फिएट मनी कैन बी कॉल्ड टोकन मनी ऑल्सो, है ना। क्योंकि अगर किसी चीज का वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टोकन मनी, और उसको फिएट मनी भी बोलते हैं। और अगर लीगल बैकअप दिया गया तो लीगल टेंडर मनी भी बोलेंगे, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, it is a kind of money but it is issued against the backing of equivalent value of the gold or bullion। क्या होता है कि कुछ आपने क्या किया, सर्टिफिकेट दिया, बोलते हो कि इट इज बैक्ड अप बाय गोल्ड। नॉर्मली अभी नहीं होता ऐसा, पर बीच में जब 1929 के क्राइसिस से पहले अमेरिका में ऐसा होता था कि किसी भी डॉलर के अगेंस्ट में आप गोल्ड का एक्सचेंज कर सकते थे, उसके वैल्यू का गोल्ड एक्सचेंज कर सकते थे। सो दैट इज, तो वो जो डॉलर था दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव मनी, है ना। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, आप उसको कभी भी एक्सचेंज करते तो गोल्ड मिल जाता। फुल बॉडीड मनी वही क्या होता, अगर उसी डॉलर को अगर मैंने गोल्ड से बना देता तो वो फुल बॉडीड मनी होता। बट ये गोल्ड के अगेंस्ट में मैंने पेपर करेंसी इशू किया और वो रिप्रेजेंटेटिव है इसके बैकअप में, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। टोकन मनी क्या है, ये नॉट नेसेसरली इसके पीछे मैं गोल्ड को वापस करूंगा आपको, बट गवर्नमेंट ने लीगल दिया है इसलिए आपने इसको एक्सेप्ट किया। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक, यहां तक आप लोग को क्लियर है? अगर क्वेश्चन है तो कर लो। सर स्क्रीनशॉट लेना था। ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो रिकॉर्ड होता था उसका अलग से लेक्चर बनाना पड़ता था। यस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। जस्ट मिनट। स्क्रीनशॉट ले लिया? सर फाइन। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो हम लोग बोलते हैं मनी इन द सप्लाई, उसमें क्या क्या चीजें आती है? वन इज द करेंसी, सेकंड इज द डिपॉजिट मनी। ठीक है ना, आपका जो पैसे डिपॉजिट है बैंक में और जो करेंसी आपके पास है, दैट इज कॉल्ड मनी इन सप्लाई। टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक। आपके पास जो भी पैसे हैं, चाहे वो आपके पॉकेट में हो, है ना, या तो बैंक में हो,
ठीक है, डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो पैसे को आप बोल रहे हैं मनी इन सप्लाई। दैट इज नैरो डेफिनेशन। और भी ज्यादा अच्छा डेफिनेशन हम लोग देंगे इसका। और डिपॉजिट कितने टाइप के हो सकते हैं? सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट हो सकता है, करंट अकाउंट का डिपॉजिट हो सकता है, एफडी हो सकता है, आरडी हो सकता है। ठीक है ना, इसको आरडी बोल रहे हैं, इसको एफडी बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको कासा बोल रहे हैं। ठीक है, कासा। तो हम लोग बोलेंगे कभी भी यूज करेंगे तो कासा, एफडी एंड आरडी। ठीक है ना। पब्लिक वर्ड जब भी यूज करेंगे तो ऑल द पर्सन एक्सेप्ट बैंक्स एंड गवर्नमेंट, उसको छोड़ के जो भी लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो बोल रहे हैं मनी सप्लाई विद द पब्लिक, मतलब किसके पास? पब्लिक का पैसा अगर बैंक में रखा है, बैंक का अपना पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा जो बैंक में रखा है, पब्लिक का पैसा अपने पास रखा हुआ है, उस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं पब्लिक के टर्म में। ठीक। गवर्नमेंट का पैसा भी बैंक में हो सकता है। ठीक है, बैंक का पैसा बैंक में हो सकता है, पर पब्लिक का पैसा बैंक में है और पब्लिक का पैसा उसके पास है, दैट इज मनी सप्लाई। ठीक है। Just a minute. आपको जो स्क्रीन दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? मनी सप्लाई दिख रहा है ना? मनी सप्लाई। हाँ सर। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है ना, वेयर द मनी विद द पब्लिक इज केप्ट? नो नो सर। सर। ओके। यस, अब दिख रहा है ना? Yes. ओके। हाँ, तो ए को मान के चलते हैं करेंसी विद द पब्लिक, बी इज डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये दोनों को सिर्फ यूज करते हैं, मीन्स करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स, ये दोनों को जब यूज करते हैं तो M1 निकलता है। ठीक है ना। M1 के डेफिनेशन में डिमांड डिपॉजिट अलोंग विद द करेंसी, इट डजंट इंक्लूड द टाइम डिपॉजिट एंड एफडी। ठीक है ना, क्योंकि इसका लिक्विडिटी कम होता है तो इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। सो देर इज नो टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी होता है जो एक सर्टेन टाइम के बाद मेच्योर होता है। तो M1 का डेफिनेशन है ना, दैट इज नैरो मनी, है ना। नैरो मनी का वन ऑफ द मनी होता है M1। हम लोग देखेंगे M1, M2, M3, M4, M0 भी। ठीक है ना। M1, अगर जब भी M1 अगर पूछा जाए तो इसमें वो मनी आएगा जो आपके पास है अलोंग विद द डिमांड डिपॉजिट में, जो करंट अकाउंट कासा में जो है, जो उसमें है। ठीक है ना। सेकंड जो आता है, हाँ, आपको एक एग्जांपल के हिसाब से शो करते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपीज है, मैंगो पीपल है। ठीक है ना, इसके पास 100 रुपीज है। 100 रुपीज इसने क्या किया, अपने पास रखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं मनी सप्लाई या M1 क्या है, तो इसके पास एक अकाउंट था SBI में, बट उसमें पैसे हैं 0। ठीक है, उसमें कोई पैसे नहीं है, भले अकाउंट तो खुला हुआ है पर उसमें कोई पैसे नहीं है, बट उसके पास करेंसी पॉकेट में उसके पास 100 रुपीज है। ठीक है ना। तो मनी सप्लाई क्या होगा?
तो मनी इन सप्लाई M1 जो बोल रहे हैं वो क्या होगा, 100 रुपीज, इजंट इट? क्योंकि M1 का डेफिनेशन था उसके डिमांड डिपॉजिट में कितना है और अलॉन्ग विथ उसके पास अपने पॉकेट में कितना है, ये दोनों मिला के जो मनी सप्लाई आता है दैट इज 100 रुपीज। यहां तक क्लियर है? सेकंड कंडीशन देखते हैं। सपोज इसने क्या किया, ये पर्सन ने, जो मैंगो पीपल है, इसने क्या किया है, 100 रुपीज डाल दिया है डिमांड डिपॉजिट में, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में 100 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। अब इसके पॉकेट में है 0 रुपीज, एक भी पैसा नहीं है, ठीक है। बैंक के पास उसने जमा किया, तो वेदर इट इज द बैंक्स लायबिलिटी और एसेट? लायबिलिटी सर। लाइबिलिटी होगा। बैंक का वो लायबिलिटी हुआ क्योंकि उसको वापस करना है, बट ये जो मैंगो पीपल है इसका जो है ये क्या है, एसेट है, इज इट? ठीक है, तो या तो वो पॉकेट में रखे या बैंक में डाले मनी। हाँ, सपोज बैंक का भी अपना पैसा 100 रुपीज उसमें रखा हुआ है, सपोज बैंक का भी अपना 100 रुपीज अपने बैंक में रखा हुआ है, तो व्हाट इज मनी इन सर्कुलेशन इन दिस केस? मनी सप्लाई जो M1 क्या है इस कंडीशन में? हंड्रेड। सर और किसी ने? रिपीट सर। इसने 100 रुपीज को डाल दिया बैंक में, बैंक का अपना पैसा 100 रुपीज भी इसमें जमा है उसके पास, तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज M1? सर 100। सर 100। 100। ठीक, क्योंकि 100 मैंने क्या बोला, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ द पर्सन, इस पर्सन का, इस बैंक का अपना पैसा हो सकता है पर उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। M1 में डेफिनेशन में क्या है, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। सो आंसर में क्या होगा, बैंक के पास 100 रुपीज है, पब्लिक के पास 0 रुपीज है, तो टोटल M1 क्या हुआ, 100 रुपीज। ठीक है, M1 जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और डिपॉजिट डालते हैं जो कि अदर डिपॉजिट बोला जाता है। अदर डिपॉजिट, देखो अभी तक तो हम लोग क्या बोल रहे थे, C प्लस GD, बट ये OD को हम लोग नॉर्मली निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं होता। अदर डिपॉजिट क्या होता है, RBI का भी ना, जैसे क्या है, RBI के अपने गवर्नर्स होंगे, है ना, वो जो गवर्नर्स होंगे वो लोग भी तो एक सिटीजन है ना, उनका भी अपना डिपॉजिट होगा और वो उन लोग RBI में डालते हैं पैसा, तो वो तो पब्लिक का पैसा है ना। जैसे एक गवर्नर का पैसा अपना एक अकाउंट खोल के रखा है वो RBI में, नॉर्मली RBI में अकाउंट नहीं ओपन होता एक्सेप्ट देयर एम्प्लॉयज। अगर RBI के एम्प्लॉयज ही भी अपना पैसा उसमें रखते हैं तो उसको भी तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी खुद एक पब्लिक है, भले वो गवर्नर है पर वो एक सिटीजन भी है, ठीक है ना। तो उसको भी अगर इंक्लूड करते हैं तो वो कंप्लीट M1 का डेफिनेशन आता है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो DD विद द RBI कैन बी हेल्ड ओनली बाय क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसीज, फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ द RBI। इन्हीं लोग RBI में अकाउंट खोल सकते हैं, बाकी लोग नहीं खोल सकते हैं, तो उनको हम लोगों ने OD में डाल दिया, ठीक है। तो M1 का अगर प्रॉपर डेफिनेशन आया तो M1 प्लस करेंसी, M1 इज इक्वल टू करेंसी विद हेल्ड विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI, ठीक है ना। ये हुआ हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक। M1 को नैरो मनी बोल रहे हैं क्योंकि ये लिक्विड एसेट्स को या लिक्विड डिपॉजिट्स को ही पकड़ के चल रहा है,
बहुत सारे जो टीडी है वो जैसे टेम्पररी डिपॉजिट जो है, टाइम डिपॉजिट जो है, ये नॉर्मली इतना इजीली लिक्विडेट नहीं होते हैं, उसको आपको एक टाइम के बाद तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने इसको लिक्विड मनी में नहीं डाला है, इसको नैरो मनी के डेफिनेशन में नहीं डाला है, ठीक है। पर जब हम लोग मनी के डेफिनेशन में आगे आएंगे तो हम लोग टाइम डिपॉजिट को भी डालेंगे, सेविंग्स या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट को भी डालेंगे। अभी तक हमारे पास कासा बस है, ठीक। दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट जो कि आप नॉर्मली एटीएम में कार्ड के थ्रू निकालते हो, है ना, एटीएम कार्ड के थ्रू। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद निकालते हो, और ये दोनों को मिला के डीडी प्लस टीडी मिला के टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, है ना। M1 में हम लोगों ने सिर्फ इसको, इस कंपोनेंट को यूज किया, टीडी को यूज नहीं किया, टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है ना। बैंक के पास ये दोनों का डिपॉजिट होता है जिसको हम लोग टोटल डिपॉजिट बोलते हैं। अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, M2। तो ये जब 2 आ जाएगा, इवन आ जाएगा, तो इसमें ना पोस्ट ऑफिस भी आ जाता है। जैसे M2 में M1 के साथ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के पास अगर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है आपका, अगर उसको भी इंक्लूड करते हो तो दैट कम्स अंडर M2। बट ये नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इसलिए नॉर्मली इसको हम लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करते। तो M2 और M1 ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। M2 में बस आप समझ लो पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट होता है, एंड बोथ कम्स अंडर नैरो मनी के डेफिनेशन में, ठीक है ना। एज कंपेयर टू M2 उतना ज्यादा लिक्विड नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जाके आपको एटीएम, नॉर्मली तो एटीएम नहीं मिलता था पहले, कार्ड नहीं मिलता था पहले, अब कार्ड मिलता है तो थोड़ा सा इजी हो गया। बट नॉर्मली सेविंग अकाउंट डिपॉजिट उसमें से निकालना, पोस्ट ऑफिस से निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसलिए ये कम लिक्विड होता है। तो अभी तक सबसे ज्यादा लिक्विड जो बोला जाए तो M1 था, और दूसरा है M2। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 3 टाइप के डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम लोग कौन कौन सा ले रहे हैं? ओनली सेविंग अकाउंट को, ये दोनों को नहीं ले रहे हैं पोस्ट ऑफिस का M2 के डेफिनेशन में, है ना। M2 के डेफिनेशन में ओनली सेविंग अकाउंट है, और M1 में जो जो चीजें हैं, ठीक है। फिर थर्ड होता है ब्रॉड मनी। यही मनी है जिसको हम लोग एक्चुअल में जो इंडिया में मनी कितना सप्लाई हो रहा है अगर बोला जाता है, नॉर्मली अगर कब जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो M3 को यूज करते हैं हम लोग। ये ब्रॉड मनी होता है क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड किया जाता है। टाइम डिपॉजिट ऑफ व्हाट? टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स, ठीक है ना। टाइम डिपॉजिट में इसको कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया में अभी 76 लाख करोड़ का M3 है, ठीक है ना। उसमें से 21 लाख जो है करेंसी इन सर्कुलेशन है फाइनेंशियल ईयर में 2019 में, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया था उसके हिसाब से 21 लाख करोड़ का करेंसी सर्कुलेशन में है, और 76 लाख करोड़ का मनी इन सप्लाई है जिसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और ये डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस है? यस, क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल? क्वेश्चन ये है, अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, देखो क्वेश्चन समझो। 21 लाख करोड़ जो है करेंसी इन सर्कुलेशन है, और 76 लाख करोड़ है M3। मतलब बाकी क्या होगा? रफली अराउंड 50 लाख करोड़ कहां गया? सर टाइम डिपॉजिट्स। यस, टाइम डिपॉजिट्स। और अदर डिपॉजिट भी जो उसने डाला, ठीक है। और कासा भी तो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स। नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कासा क्यों नहीं हो सकता?
बैंक में जब आप पैसे जमा करते हो उसके बाद नॉट नेसेसरली वो करेंसी के फॉर्म में रहे, वो पेपर के फॉर्म में है, वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में है। सो नॉट नेसेसरली ये तो करेंसी विद द पब्लिक सी बस है। ये करेंसी याद है ना M1 में क्या क्या था? M1 के डेफिनेशन में सी प्लस डीडी था ना, तो क्या डीडी हमेशा से करेंसी के फॉर्म में रहेगा? नॉट नेसेसरली, डीडी ऑल द टाइम करेंसी के फॉर्म में नहीं रहेगा, बट ये जो है जो पॉकेट में है वो करेंसी के फॉर्म में रहेगा, इजंट इट? इसलिए जो करेंसी विद द पब्लिक जो है 21 लाख करोड़ है, ठीक है, बट M3 जो है ये 76 लाख करोड़ है। अब मैं क्वेश्चन करता हूं कि अगर हम लोग जितना ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन करते जा रहे हैं उतना ज्यादा M3 और M1 में डिफरेंस कम होते जाएगा कि M3 और M1 में डिफरेंस ज्यादा होते जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो ज्यादा, हाँ, तो इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। इट विल इंक्रीज। अच्छा, नॉट नेसेसरीली हमेशा की करेंसी की फॉर्म में तो नहीं रहता हमेशा। यस, तो क्वेश्चन मेरा ये है, अगर फाइनेंशियल जैसे कि इंक्लूजन हम लोग मोबाइल का फोन। ज्यादा, यस, मोबाइल फोन में रहता है कुछ पैसे जो वॉलेट वगैरह में रखते हैं आप। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो करेंसी जितना है ना, जितना करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब सी जो 21 लाख करोड़ है और M3 दैट इज 76 लाख करोड़, जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन होते जा रहा है, प्लस जैसे जैसे प्लास्टिक मनी बढ़ता जा रहा है ना, मतलब जो डिजिटल करेंसी डिजिटल मनी बढ़ते जा रहा है या डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सी और M3 में डिफरेंस बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? सर इट विल इंक्रीज बिकॉज वो तो करेंसी की फॉर्म में नहीं है जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। यस, आपका आंसर टेकन है। यस, द It will डिफरेंस, increase because currency या held by public will also. राइट, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होते जा रहा है, मीन्स जनधन अकाउंट खुलते जा रहा है, द पर्सन जिसके पास पैसे थे 100 रुपीज वो भी बैंक में जमा कर दे रहा है ना? सो द डिफरेंस ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग and the M3 is keep on increasing at the same time, and at the same time दोनों में डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि नए मनी तो क्रिएट होते ही जाएंगे तो M3 तो बढ़ता ही जाएगा, बट जो करेंसी इन सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ द फेक करेंसी का भी इश्यू आता है, पॉकेट मारी का भी इश्यू आ जाता है, जिसके कारण से जो आप ट्रेन में अब तो ज्यादा करेंसी लेके ट्रेवल नहीं करते हो, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हो। आप देखते जा रहे हो नया जनरेशन कोशिश कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक मनी में, मतलब किसी तरीके से वो कार्ड और पेटीएम के थ्रू होके चले। मीन्स कई बार तो आप मोबाइल पकड़ के ही घूम के निकल जाते हो। हाँ, रीजन क्या है, हर जगह पे आप पेमेंट कर सकते हो फोन पे और पेटीएम से, है ना? तो अब क्या है, करेंसी का नीड आपको कम होते जा रहा है। कई बार ऐसा होता होगा कि 10 डेज, जो लोग बहुत हाईली अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, 10-20 डेज ऐसे निकल जाता होगा एटीएम जाते ही नहीं होंगे, 1 मंथ 2 मंथ में भी एटीएम नहीं जाते होंगे, है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर रहे हो वही करेंसीज को, ठीक है ना? तो इसलिए क्या होता है कि करेंसी जितना ज्यादा करेंसी कम सप्लाई में होगा, उसका वियर एंड टीयर कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगा, चोरी होने के कॉस्ट खर्चा कम रहेगा, और फेक करेंसी का जो डुप्लीकेशन हो जाता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो M3, यस। तो अब आप लोग को रफली क्या याद रखना है? यस, M3 का वैल्यू आपको रफली याद रखना है, और ऑल्सो द करेंसी इन द सर्कुलेशन आपको भी याद रखना है। ये 21 का 20 लाख करोड़ याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, 76 का 70 लाख याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रफ फिगर यू शुड रिमेंबर, ठीक है? सो दैट इज ब्रॉड मनी। तो मैंने क्या बताया, M3 में M1 प्लस TD आ रहा है, TD टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। द क्वेश्चन इज हियर फॉर SR कौन है? सैकत रॉय, यस। सैकत, आपके लिए क्वेश्चन ये है, M2 के डेफिनेशन में M1 के साथ मैं क्या इंक्लूड करूं? सर सर कैश मनी नो
No. सर सेविंग डिपॉजिट्स Savings Market- deposits. हाँ मार्केट फंड्स ऐसा कुछ और टाइम डिपॉजिट जरूर आएगा M1 plus TD. हम्म With the bank. डेफिनेटली Anyone कोई आंसर में डिफर कर रहा है इसमें? Sir, it is post office savings account. क्या ये करेक्ट है? No, sir. M2 equals to M1 plus post office savings deposit. M2 is equal to M1 plus savings Post deposit with post office. In post office. Yes. Yes, sir. Yes, it is correct definition. ये गलत है. ठीक है? अच्छा. M3 में मैं M1 के साथ तो TD डाला. इसमें कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस है? M3 के डेफिनेशन में पोस्ट ऑफिस का कोई भी सेविंग्स इंक्लूडेड है? Sir, fixed deposits. So time deposits can be included. I mean, it can be fixed deposits under post office and all. So I think it is included. You can see this. ये लाइन को देखो. ठीक है ना? इसमें कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस नहीं है. सर टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स होना चाहिए. यस. तो M3 के डेफिनेशन में कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस नहीं है. M1 के डेफिनेशन में कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस नहीं है. ठीक है ना? ये याद रखना. मैंने बताया ना E1, M2 और M4 E1 में ही पोस्ट ऑफिस रहेगा. एक में सेविंग डिपॉजिट, एक में टाइम डिपॉजिट. अभी M4 नहीं आए हैं, पर M2 में आपको तो ये तो याद है कि M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस. ठीक है ना? तो मेरा क्वेश्चन था कि M3 के डेफिनेशन में कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्व है कि नहीं. सो इट इज नो, देयर इज नो पोस्ट ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट है. M3 के डेफिनेशन में कहीं नहीं है. ठीक है. M4 is equal to M3 plus total deposit with post office. Regardless of it is saving deposit of the post office, regardless of it is a time deposit of the post office. ठीक है. So what is our understanding is
M1 was having currency with the public plus DD. M2 is equal to M1 सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा. स्क्रीन शो नहीं कर रहा है. Yes. So M1 is equal to, बताते जाइए, M1 is equal to क्या होगा? करेंसी विद द पब्लिक along with डिमांड डिपॉजिट. M2 is equal to M1 plus that is our understanding is. M3 में ऑलरेडी बैंक का TD और DD दोनों एडेड है. M4 में अगर M3 के साथ पोस्ट ऑफिस का भी TD, जो टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट दोनों को ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है M4. नॉर्मली M3 M4 में ज्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में डाल दो या पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में डाल दो, दोनों नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं. इसलिए M4 नॉर्मली उतना, मतलब M4 नॉर्मली उतना ज्यादा बोलना चाहिए, दोनों में डिफरेंस नहीं होता. M4 M3 में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना. और जैसे ही TD किसी में भी डाल देते हैं, TD चाहे बैंक का हो चाहे पोस्ट ऑफिस का हो, TD डालते ही वो ब्रॉड मनी बन जाता है. TD हटाते ही वो नैरो मनी बन जाता है. तो नैरो और ब्रॉड मनी के बीच में डिफरेंस ये है, नैरो मनी में सेविंग्स डिपॉजिट्स होते हैं और ब्रॉड मनी में टाइम डिपॉजिट्स होते हैं. M1 और M3 में बैंक के सेविंग्स अलॉन्ग विद द टाइम डिपॉजिट्स होते हैं. M2 और M4 में बैंक के साथ साथ आपके पोस्ट ऑफिस के भी सेविंग्स एंड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है. अब इतना क्यों डेफिनेशन हम लोग बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? हर एक का पर्पस अलग अलग है. जैसे मैंने बताया ना, अगर M1 का वैल्यू पता है तो आपको ये पता है कितना करेंसी सर्कुलेशन में आ सकता है अलॉन्ग विद कितना करेंसी का पोटेंशियल है. सपोज कोई बैंक अगर डिफॉल्ट करने वाला है ना, सपोज किसी का बैंक का, जैसे ICICI का कोई ऐसा बैड न्यूज आया, चंदा कोचर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आता है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हो आप लोग? ATM से पैसे निकालते हो. पर जब पैसे निकालते हो तो करेंसी की तो रिक्वायरमेंट है, बट हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन उतना नहीं है, ठीक है ना. तो हम लोग का एक अजम्पशन चलता है, इतना लोग पब्लिक अपना पैसे अकाउंट में डालेंगे और इतना रहेगा ऑल द टाइम पे. और जैसे हम लोग उससे वापस निकालते हैं तो हमारे पास करेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है. जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सबके हाथ में जो करेंसी था, जितने पैसे थे, वो काफी कम हो गए, सारे बैंक में चला गया. इट डजंट मीन कि उनके पास पैसे नहीं रह गए, उनके पास थियोरेटिकली पैसा है बट करेंसी में पैसा नहीं है, ठीक है ना. वैसे ही क्या होता है, हर बार जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी एडवांस होते जाएगा, ये जो C वाला कंपोनेंट है, करेंसी विद द पब्लिक, वो कम होते जाएगा, प्रिंटिंग का कॉस्ट कम होते जाएगा,
एट द सेम टाइम हमारे पास इंटेलेक्चुअल मीन्स से क्या बोलना चाहिए, आईटी का काम ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा, आईटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये वाला जॉब ज्यादा बढ़ जाएगा, रादर देन जो कैशियर होता था, टेलर होता था, उसका काम हमारा कम होते जाएगा, है ना। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। मनी सप्लाई मैंने बताया क्यों हम लोग इसको काउंट करते हैं M1, M2, M3, M4, क्योंकि हमको ये पता रहे, आरबीआई को ये पता रहे कितना करेंसी को प्रिंट करना है, ठीक है ना। और करेंसी क्रिएट कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। तो मनी सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि मनी ज्यादा सप्लाई में हो जाता है तभी भी प्रॉब्लम है, मनी कम सप्लाई में हो तभी भी प्रॉब्लम है ना। जैसे मनी कम सप्लाई में था किस समय, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बट एक्सेस सप्लाई में कई बार कॉइन का एक्सेस सप्लाई हो जाता है, हर किसी के पास कॉइन था। तो दोनों तरीके में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा सप्लाई भी नहीं होना चाहिए, कम सप्लाई भी नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक वाईवी रेड्डी का कमिटी बैठाया था, जिसमें कितना करेंसी को प्रिंट करना है इसका एक मैकेनिज्म बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको बस वाईवी रेड्डी को याद रखना है कि कई बार कमिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका काम क्या था वाईवी रेड्डी का, इसने इस टाइप का मनी सप्लाई का कंट्रोल का मैकेनिज्म बताया था, ठीक है ना। फिर होता है हाई पावर्ड मनी, M0 या H, दैट इज हाई पावर्ड मनी। It is called reserve money as banks have to keep reserve with the RBI. This is the reserve money. H includes the currency only. H वो कंपोनेंट है जो कि करेंसी के फॉर्म में लोगों के पास रहता है। H वो कंपोनेंट है जो करेंसी के फॉर्म में किसी के पास रहता है, चाहे बैंक का हो, चाहे पब्लिक का हो, चाहे आरबीआई का हो या गवर्नमेंट का हो, करेंसी के फॉर्म में होना जरूरी है। जो M1 में जो C था ना, वो करेंसी विद द पब्लिक था, करेंसी ऑफ बैंक नहीं था, याद होगा। बट ये जो H है, ये जो भी करेंसी अभी तक प्रिंट हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट के पास हो या बैंक के पास हो या आरबीआई के पास हो या पब्लिक के पास हो, दैट इज हाई पावर्ड मनी, जो कि करेंसी फिजिकल करेंसी के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन। इसको हाई पावर्ड मनी क्यों बोल रहे हैं वो हम लोग समझ जाएंगे बाद में, ठीक है ना। तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, जो भी आरबीआई का जो भी करेंसी के फॉर्म में है वो चीज को आप डालोगे हाई पावर्ड मनी में, ठीक है ना। कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक, जैसे आर क्या है, कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एंड बैंक्स, ठीक। अब यहां पे देखो आरबीआई का बैलेंस शीट, आरबीआई के पास अगर कोई अकाउंट है उसमें क्या क्या चीजें रहती है। आरबीआई के पास अकाउंट में करेंसी इन सर्कुलेशन जो होता है उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि इसने बोला है उसका वैल्यू देगा। फिर जितना बैंक के पास हो चाहे पब्लिक के पास हो, ये सारे करेंसी का लायबिलिटी जो है वो आरबीआई के पास है, क्योंकि किसने वचन दिया है, आरबीआई ने वचन दिया है, ठीक है ना। बैंक्स रिजर्व विद द आरबीआई, गवर्नमेंट डिपॉजिट टू द आरबीआई, ये सारे आरबीआई के लायबिलिटी है। आरबीआई के एसेट्स क्या होते हैं, आरबीआई के पास गोल्ड जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है, लोन टू द बैंक्स, जितना वो बैंक्स को लोन देके रखता है, ये सारे उसके एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई के बैलेंस शीट में हम लोग को समझ आया, किसी भी बैंक के बैलेंस शीट में यही चीज होगा, अगर वो लोन देगा तो वो उसका एसेट है, वो अगर वो डिपॉजिट करेगा तो वो उसकी लायबिलिटी है। that should be clear to you all. The same thing is there for RBI. RBI में हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो $500 बिलियन है, that is the asset of RBI. Along with that, government has given security that you print this money, I will return you back the value of that money which you have given me. करेंसी वो प्रिंट करने के लिए जब भी देगा, जैसे गवर्नमेंट जब भी करेंसी प्रिंट करने के लिए आरबीआई को देगी, तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज करेगी, मतलब एक सर्टिफिकेट एक्सचेंज करेगी। ऐसा नहीं कि आरबीआई अपने हिसाब से प्रिंट करते रहेगा, गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि आप प्रिंट करो इस सर्टिफिकेट या इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, मनी को प्रिंट करो, तब वो प्रिंट करेगा। बट इट डजंट मीन कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकती है, ये हम लोग देखेंगे फ्यूचर में कि कैसे मनी का प्रिंट होता है, ठीक है ना। फिर आरबीआई अगर किसी क्राइसिस सिचुएशन में किसी भी स्टेट बैंक या किसी भी कमर्शियल बैंक को वो लोन देता है, दैट इज द एसेट ऑफ आरबीआई। एज वेल एज आरबीआई के पास अपना गोल्ड का भी एसेट होता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग भी अपना गोल्ड का रखते हो, वो आरबीआई भी अपने पास गोल्ड रखता है। लायबिलिटी में आपके पास समझ आ गया, जितना करेंसी जितना भी प्रिंट उसने किया है सारा लायबिलिटी है आरबीआई का, सारा लायबिलिटी है आरबीआई का, ठीक है ना।
हाँ, और ये जो लायबिलिटी है आरबीआई का, जितना करेंसी है उसी को बोल रहे हैं हम लोग हाई पावर्ड मनी। ठीक है ना। जहां जहां पे उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि आई विल रिटर्न यू बैक, चाहे वो फेक करेंसी भी है, उसमें भी आरबीआई के पास अगर प्रोड्यूस करोगे, अगर एग्जैक्टली सेम है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसका पैसा, उसका वैल्यू है ना, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। सो दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई, और इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड बोलने का रीजन ये होता है, ये M0 इज द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मनी। मोस्ट ऑफ द जो मनी है स्टेट बैंक या सेविंग डिपॉजिट में, करंट अकाउंट डिपॉजिट में, टाइम डिपॉजिट में, ये अगेंस्ट बैकिंग अप ऑफ द करेंसी ओनली है। अगर आपको ये पता है ना, अकाउंट से जब भी पैसे निकालोगे आपके पास करेंसी, हार्ड करेंसी पे पैसा आएगा, आपको ये पता है। इसका मतलब क्या है, हर एक जो डिपॉजिट हो रहे हैं या उसके अगेंस्ट में आप जितना भी सोच रहे हो कि ये मेरे पास पैसे इतने हैं, क्योंकि आपको ये पता है इसको सेल करेंगे तो आपके पास एक करेंसी का वैल्यू आएगा, और वो करेंसी का वैल्यू सोर्स है इतने सारे स्पेकुलेशन के, है ना। इसलिए दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। जितना करेंसी प्रिंट होता है, जितना करेंसी प्रिंट होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ स्पेकुलेशंस मनी के। ठीक है ना, चाहे वो सेविंग्स में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो। ठीक है ना। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। एक क्वेश्चन मैंने शायद पास्ट क्लास में भी किसी के किया था, पर आप लोग भी समझ लो। जैसे आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास 100 रुपीज है, आपने क्या किया, होटल में गए, एक होटल में गए, आपने एक रूम बुक किया, है ना, इसको 100 रुपीज दिया, ₹100 दिया होटल को। होटल वाले ने क्या किया, इसको जो खाना प्रोवाइड करता है, मतलब फूड सप्लाई, इसको 100 रुपीज उसने दिया होटल वाले ने, क्योंकि उसका बचा हुआ था फूड सप्लायर का पैसा, तो उसने उसको वापस किया 100 रुपीज फूड सप्लायर को, क्योंकि फूड सप्लायर का लोन पड़ा हुआ था होटल वाले के पास, तो वो फूड तो सप्लाई कर रहा था, 100 रुपीज उसने नहीं दिया था। फूड सप्लायर ने क्या किया, उसके पास जो धोबी था, धोबी को उसने 100 रुपीज दिया फूड सप्लायर ने, है ना। उसने बोला कि आपका 100 रुपीज, आप मेरा कपड़ा धोते थे तो मैंने 100 रुपीज आपका पेंडिंग था। ये जो धोबी था वो उसी होटल में खाना खाने जाता है, ये जो धोबी है ना, ये खाना खाने जाता है, तो उसको क्या है, 100 रुपीज इसका पेंडिंग था, उसने होटल ओनर को दे दिया, है ना, होटल वाले ओनर को दे दिया कि आपका 100 रुपीज मिल गया वापस। तो होटल वाले के पास 100 रुपीज वापस आया, तो इसने बोला नहीं, मुझे रूम बुक नहीं करना है, मुझे आज जाना है, मेरा को फ्लाइट करना है, आप मुझे 100 रुपीज वापस करो। तो होटल वाले ने 100 रुपीज उसको वापस कर दिया। अब देखो, एक 100 रुपीज था जो उसके पास था, बट इसका 100 रुपीज का लोन खत्म हो गया, इसका 100 रुपीज का लोन खत्म हुआ, इसका, ये होटल वाले का 100 रुपीज का लोन खत्म हुआ। एट द सेम टाइम वो रूम भी नहीं लिया, पर उस 100 रुपीज से सारे का लोन खत्म हो गया और उसके पास 100 रुपीज वापस भी आ गया, ये पर्सन के पास 100 रुपीज वापस भी आ गए। पर यहाँ पे कितने लोगों का लोन खत्म हुआ, 100, 200, 300। ये 100 रुपीज से 300 रुपए का लोन खत्म हो गया। ये कैसे हुआ? यही है हाई पावर्ड मनी। एक 100 रुपीज का करेंसी से, है ना, ऑटोमेटिकली स्पेकुलेशन के बेसिस पे सारा लोन खत्म हो गया आपका, और यही पे मनी मल्टीप्लायर काम करता है। कैसे? किसी करेंसी के बेसिस पे आपको कितना करेंसी प्रिंट करना है, या कितना करेंसी इन सर्कुलेशन होना चाहिए, या कितना मनी इन सप्लाई सर्कुलेशन होना चाहिए, ये चीज को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। तो आपके पास करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत बड़ा वैल्यू देता है, बट करेंसी अगर आइडल फॉर्म में आपके घर पे गोल्ड के फॉर्म में रहेगा तो वो 100 रुपीज का 100 रुपीज ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। पर यही 100 रुपीज उसने 1 घंटे के लिए दे दिया था होटल के ओनर को। उस होटल के ओनर ने फूड सप्लायर को 100 रुपीज का लोन खत्म कर दिया, फूड सप्लायर ने धोबी का लोन खत्म कर दिया, धोबी वाले ने होटल का लोन खत्म कर दिया, और वो 100 रुपीज उसने वापस लेके चला गया। 2 घंटे के लिए 100 रुपीज सर्कुलेशन में था, इतने लोगों का
मनी मल्टीप्लाई हुआ। मतलब क्या हुआ, 100 रुपीज का वैल्यू जनरेशन हुआ फूड सप्लाई से, 100 रुपीज का वैल्यू जनरेशन हुआ धोबी से, 100 रुपीज का खाना जो प्रोड्यूस किया उसका से, 300 रुपए का वैल्यू जनरेशन हुआ 100 रुपीज से। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, यही चीज को समझना है मनी मल्टीप्लायर में, कैसे मनी का मल्टीप्लिकेशन होता है और मनी सर्कुलेशन में होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन आप खुद से रखे रहते हो अपने पास, ये क्यों इंपॉर्टेंट। और वही चीज आपको वापस मिलता है कैसे, ये होटल ओनर ने सर्कुलेट किया इसलिए उसको 100 रुपीज वापस भी मिला। ठीक है, पर अगर वो होटल ओनर अपने पास रखे रहता तो हो सकता है उसका लोन भी वापस नहीं आता। ठीक है ना। तो यही है मनी मल्टीप्लायर का ये एडवांटेज, और यही देखेंगे कि मनी क्यों सप्लाई में हमेशा होना चाहिए, मनी आइडल फॉर्म में क्यों नहीं होना चाहिए, और मनी को वैसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे उसको वो सर्कुलेशन में रहे। इसलिए गोल्ड इज नॉट गुड फॉर्म, रादर देन गोल्ड बॉन्ड इज गुड फॉर्म ऑफ द मनी। ठीक है ना। तो एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी।